हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एस्केरेसिस के बारे में। एक ऐसी रोग जिस रोग के बारे में जिसके जनक हमारे बॉडी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। मतलब जिस रोग के लिए हम जीवाणु को या किसी भी सूक्ष्म जीव को बाहर ढूंढते हैं, वो सूक्ष्म जीव अगर हमारे बॉडी के अंदर हो तो उस कंडीशन में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एस्केरेसिस क्या है आपका, कि यह एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जिसके आपका जिसका जो परजीवी है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। एस्केरेसिस ये आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिनकी परजीवी क्या होती है कि आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है। आपके बॉडी में यह पाए जाने वाली आपकी बीमारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाली बीमारी है, तो आखिर बॉडी में हम इसे रखते क्यों हैं? तो दरअसल क्या होता है कि कभी कभी या ज्यादातर हमारे लिए फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमें हमारी पाचन में मदद करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी जनसंख्या जब वृद्धि हो जाती है तो हमारे लिए अलग अलग रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, देखिए तो समस्या किस रूप में करती है और कौन ये परजीवी है जिसके कारण होता है। वास्तव में एस्केरेसिस क्या है, यह एक गोल कृमि से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? गोल कृमि से होने वाला रोग है। और ये कृमि जो मिलेगा आपको, यह कृमि आपको कहाँ मिलेगा? बॉडी के अंदर, अर्थात कि आपके आंत में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? आपके आंत में। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल कृमि जो आपके आंत में अवेलेबल है वो कैसे रोग पैदा कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। जब इस गोल कृमि की जनसंख्या तेजी से वृद्धि करे, इस गोल कृमि की जनसंख्या जो है तेजी से वृद्धि करे, और तेजी से वृद्धि करने के बाद आपके आंत में इंफेक्शन शुरू कर दे। तेजी से वृद्धि करे और आपके आंत में इंफेक्शन शुरू कर दे। अब इन्फेक्शन शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगी? यह बीमारी उत्पन्न होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गोल कृमि है, गोल कृमि के द्वारा होने वाला रोग है, तो इस गोल कृमि का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है, नाम थोड़ा सा खतरनाक है इसका, लंबरी कार्डेसिस। नाम क्या आपका? लंबरी कार्डेसिस। यह एक गोल कृमि है, और इस लंबरी कार्डेसिस के द्वारा आपका एस्केरिस नामक रोग होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये रोग होता है, इनकी जनसंख्या जब ज्यादा वृद्धि करती है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम शुरू होती है वह मानसिक प्रॉब्लम शुरू होती है। अर्थात क्या? मानसिक अस्थिरता शुरू होती है। अस्थिर मानसिक कंडीशन क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। और अस्थिर के साथ साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं होता है, यह आपके पेट में दर्द उत्पन्न करता है। पेट में दर्द उत्पन्न होगा, ठीक है, बॉडी में दर्द उत्पन्न करेगा। और यहां तक कि कभी कभी क्या होती है कि यह नली में जो आपकी क्या कहते हैं, जो रक्त को ले जाने वाली रक्त की गुहा होती है, रक्त की गुहा में इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। रक्त की गुहा में इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ती है, और इसकी मात्रा जब रक्त की गुहा में बढ़ेगी तो कभी कभी क्या होता है, गुहा जाम हो जाता है। गुहा जाम हो जाता है, और जब गुहा जाम हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम शुरू होती है। और उस कंडीशन में कौन सा प्रॉब्लम शुरू होती है? तो सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि या तो आपके पास एक ही कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करके इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन आप समझ सकते हैं कि आपका मानसिक अस्थिरता मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा पेट में दर्द, बॉडी में दर्द, रक्त के गुहा में इसकी मात्रा बढ़ेगी, गुहा हो सकता है कि जाम भी हो जाए। और उस कंडीशन में जब गुहा जाम हो जाएगी तो कंफर्म है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसके लिए तो यही रास्ता है, ब्लड सर्कुलेट करने का तो एक ही रास्ता है। तो ब्लड जब सर्कुलेट करेगा अंदर की तरफ जाएगा, और बीच में यहाँ पे रोक देंगे हम, तो उस कंडीशन में तो ब्लड आगे नहीं बढ़ेगी, और ब्लड जब आगे नहीं बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा।
या फिर जो CO2 निकलने वाला CO2 बाहर नहीं जाएगा। तो जब जिस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आपके बॉडी में होना बाधित होगा, मतलब कंफर्म है कि न सांस बाहर आएगी और न बाहर वाले सांस को अंदर ले पाएंगे, दोनों समस्या उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि आपको घुटन महसूस होने लगती है, और जब घुटन महसूस होगी तो मानसिक अस्थिरता शुरू हो जाएगी, शरीर में अलग अलग तरह से परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, आपको बेचैनी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि पेट में तकलीफ होने की वजह से आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी, भूख नहीं लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगा। तो ये सभी प्रॉब्लम है, इनके वजह से क्या हो सकते हैं कि ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात दो आती है कि इसकी नियंत्रण, और दूसरी बात आती है रोकथाम। कि मान लीजिए कि पहले मान लेते हैं कि एस्केरिस आपको रोग हो गया, तो होने के बाद आप नियंत्रित इसे कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, अर्थात क्या नियंत्रण की बात करते हैं। बीमारी तो हम लोग समझ गए कि यह गोल कृमि से हुआ और तेजी से विकास किया, जिनके वजह से पेट में तकलीफ, रक्त के गुहा में दिक्कत, मानसिक प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आ गए। मान लिए कि सारे प्रॉब्लम का जड़ गोल कृमि है, लेकिन बात ये आती है कि अगर हो गया तो क्या करेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ना उसका। तो नियंत्रण की बात करते हैं। तो नियंत्रण में क्या होता है भाई इसका, तो इसका नियंत्रण किया जाता है किससे, दवा से। और ये दवा जो होती है, स्पेसिफिक दवा जो होती है, पहले क्या किया जाता है कि एक दिन अर्थात कि 24 घंटे जिस व्यक्ति को हुआ है उसे 24 घंटों तक भूखा रखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी हुआ है उसको 24 घंटा तक भूखा रखा जाएगा, और जब 24 घंटा भूखा रह जाएगा उसके बाद उसे दवा की एक खुराक दी जाएगी, दवा की एक खुराक दी जाएगी, और यह दवा की एक खुराक क्या करेगी, इसे नष्ट करेगी। बात समझ में आ रही है। अर्थात क्या, यह कंडीशन तब हो सकता है जब पेट में अमाशय वाले हिस्से में या आंत वाले हिस्से में भोजन के कण अवेलेबल नहीं हो। एक दिन भूखे रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी है कि भाई अब दवा खाना है तो एक दिन खाना ही नहीं खाओ आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बॉडी के अगड़ आंत वाले हिस्से में या अमाशय में पहले से भोजन अगर उपस्थित रहेगा तो क्या करेगा, उस भोजन के साथ पचते हुए गोल कृमि जो होगा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो पूरी तरह वह नष्ट नहीं होगा। लेकिन जब भोजन के कण उसमें नहीं रहेंगे तो आपका ऐसे ही घूम रहा होगा वो गोल कृमि, और गोल कृमि जो आपका ये कौन है, लैम्ब्रिकोइडेसिस है, वो वहीं पे घूम रहा होगा आपके आंत वाले हिस्से में ही। जैसे ध्यान समझिए, जैसे ये आपका आंत वाला हिस्सा है, मान लीजिए कि आपने भोजन किया तो भोजन के कण है और इसके साथ ये बहकर आगे की तरफ निकल गया। लेकिन अगर आपने भोजन नहीं किया तो क्या होगा कि ये चारों तरफ इसी में मंडराते रहेंगे गोल कृमि कि कब भोजन आएगा तो भोजन करेंगे। तो उस कंडीशन में आप भोजन के बजाय क्या ले लिया, आपने दवा ले लिया। अब दवा अंदर आते ही इन सब पे आसानी से अटैक बोला जा सकता है। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जब भी आपको दवा लेना है तो 24 घंटे आपको भूखे रहना है और उसके बाद ये दवा दिया जाएगा, तब इसका असर करेगा। क्लियर है फ्रेंड आप लोग को। अगर ये बात क्लियर है तो बात आती है कि अगर ऐसी है, इतनी खतरनाक बीमारी है और इतना खतरनाक इनका इलाज भी है, तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। हर दर्द की मर्ज क्या है, उसको पहले ही सही कर लेना। दर्द की दवा लेने से अच्छा है कि दर्द ही ना हो, ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए। तो ऐसा काम क्या होगा कि दर्द ही ना हो, मतलब क्या, एस्केरेसिस की प्रॉब्लम ही नहीं हो, मतलब ये वाला रोग आपके बॉडी के अंदर हो ही नहीं। तो उनके लिए कुछ है रोकथाम के उपाय। जिन रोकथाम के उपाय को अगर हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन से हम इससे बच सकते हैं। पहला नंबर अगर काम करने की अगर बात करें इससे बचने के लिए, तो पहला नंबर हमें साफ रोकथाम की बात कर रहे हैं हम लोग, रोकथाम, रोकथाम की बात कर रहे हैं। पहला नंबर काम क्या करना है हमें कि हमें सफाई पे ध्यान देनी है, व्यक्तिगत रूप से सफाई, व्यक्तिगत रूप से सफाई पर ध्यान। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, व्यक्तिगत रूप से सफाई पहला काम हो गया।
दूसरा क्या कंडीशन होगा जी? तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि पहला नंबर सफाई अगर हो गया तो दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम क्या करें कि जो बच्चे हैं घर के, उन बच्चे को प्रॉपर सफाई रखें। दो हो गया। तीसरे में क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे बच्चे को मिट्टी से बचाए, मिट्टी, और साथ में ध्यान रखना है, और साथ में नाखून बढ़ने न दे बच्चे का, क्योंकि ये मिट्टी के माध्यम से जो होगा नाखून के माध्यम से मुंह के अंदर जाएगा, तो नाखून बढ़ने नहीं देना है। ठीक है। जनरली लड़कियों का शौक होता है लंबे लंबे नाखून रखने का, ऐसे लगता है कि बस झगड़ा हुआ कि बस अटैक, तो ऐसा करना अच्छी बात है अगर आपको शौक है तो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये खतरनाक भी है आपके लिए। ठीक है। देखिएगा मतलब लड़कियों का हाथ उंगली ऐसे ऐसे मतलब नेल लंबे लंबे होते हैं कि अगर झगड़ा हो जाए तो देख के आदमी सामने वाला डर जाए बेचारे, है ना। तो कंडीशन वही होता है कि नाखून बच्चे को काट के रखना है, और कोशिश करना है कि मान लीजिए बच्चे काट रहे हैं तो बड़े भी काट ले समय से, है ना। जब मम्मी नहीं काटेगी तो बच्चा कहाँ से काटेगा, इसलिए ध्यान रखना है कि मम्मी को भी काटना है ना। बड़े लोग भी काटेंगे तो बच्चा भी काट लेगा। तो ध्यान रखना है कि बच्चे के नाखून जो होंगे, और साथ में नाखून काट देने समय पे, साथ में कोशिश करना है कि बच्चे मिट्टी से बचे, अर्थात कि मिट्टी ना खाए। कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, किसी भी तरह से मिट्टी उठा के मुंह में डाल ली है, तो वह कंडीशन आपका सबसे भयावह होता है। ऐसे कंडीशन में आपका प्रॉब्लम शुरू होता है मेन। उसके बाद भोजन की साफ सफाई, भोजन साफ सुथरा करें, पानी का सेवन स्वच्छ करें, पानी का स्वच्छ सेवन करें, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी पोषक तत्वों के लिए बाहरी रूप से अगर कोई भी फल फूल खाते हैं तो उस फल फूल को अच्छी तरह धो के खाएं, फल को अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें, अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। क्लियर है। तो ये सभी मेथड है जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस रोग को रोक सकते हैं। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो हमें क्या करना है, बच्चों को खुद को हमें बचाना है। क्या से? बाहरी रूप से जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उन बाहरी रूप से साफ सुथरा के ध्यान रखते हुए अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि हमें बचने में आसानी हो। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो इस तरह से हमारा एस्केरिस का पॉइंट क्लियर होता है। आशा फ्रेंड्स एस्केरिस में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर एस्केरिस क्लियर है तो एक ऐसे ही और खतरनाक बीमारी की बात करेंगे जिससे हम लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। हाथी पांव का मतलब जिनका पैर जो होगा हाथी के समान हो जाएगा। हाथी के समान मतलब मोटा। आप देखते होंगे गांव घरों में जो पैर मोटा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन सा रोग है उसके बारे में। अब जान लेते हैं हाथी पांव के बारे में। हाथी पांव को फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। हाथी पांव, हाथी पांव रोग को हम लोग क्या कहते हैं, फिलपांव भी कहते हैं और फाइलेरिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया। ठीक है। फाइलेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बीमारी है वो किससे होती है, तो आपका वुचेरिया बेनक्रेप्टो, वुचेरिया बनक्रेप्टो वेनक्रेप्टाई की वजह से यह रोग जो होता है। ठीक है। तो आपका क्या है कि वुचेरिया बेनक्रेप्टाई की वजह से आपका रोग होता है कौन सा, हाथी पांव का रोग यह होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका वुचेरिया बेनक्रेप्टाई जो है ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, हाथी पांव क्यों होता है। दरअसल क्या होता है कि ये आपके लसिका में फैलता है। किसमें फैलता है? लसिका में। और जब लसिका में फैलेगा तो लसिका पाया कहाँ जाता है, तो आपको पता है हमने बताया था आपको कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाने के लिए नली पाई जाती है, जैसे आपका धमनी हो गया या फिर आपका सीरा हो गया। धमनी या सीरा,
इनके माध्यम से क्या होती है कि आपकी जो रक्त होती है पूरे बॉडी में मूव करती है, या फिर इनके छोटे छोटे अंश, या फिर इनके बड़े भाग जैसे अग्र महाशिरा, अग्र महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, तो ये सभी भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये धमनी और शिरा काम करते हैं। लेकिन लसिका एक पदार्थ होता है जो कि वो भी द्रवीभूत अवस्था में रहता है, लेकिन उसको ले जाने के लिए पूरे बॉडी में किसी भी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। मतलब क्या, इस लसिका को हम लोग उत्तक द्रव के नाम से भी जानते हैं, उत्तक द्रव के नाम से जानते हैं। अब सोच रहे होंगे आपका उत्तक द्रव है तो कंफर्म है कि उत्तक द्रव है, इसके लिए कोई नली नहीं है, तो डायरेक्ट वो बॉडी के अंदर आपके कोशिका के सॉरी ऊतकों के बीच में आपका ये ऐसे ही फैला रहेगा, ऐसे ही बाहर निकलता रहेगा। तो कंडीशन बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि उत्तक द्रव बिल्कुल ओपनली घूमता है, बिल्कुल खुले में घूमता है, ओपनली घूमता है। और उसमें क्या होता है कि जब बुचेरिया बैनक्रेप्टाई अगर संक्रमण हो जाए, अंदर पहुंच जाए, तो क्या होता है कि अपनी जो होती है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं। जनसंख्या क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या होती है कि आपका धीरे धीरे उत्तक द्रव का जो लेवल है वह बढ़ेगा। जरा गौर कीजिए, जरा फोटो में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये बाहरी लेयर है आपका पैर का, और बीच में आपका ये हड्डी वाला भाग है, ये बीच में आपका हड्डी वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि अस्थि है। अस्थि के बीच में ये आपको छोटी छोटी नलिका दिख रही है, पतली पतली, ये आपकी रक्त कोशिका, आपका रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी है। क्लियर है? ये रक्त वाहिनी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है ये सब, ये उत्तक द्रव है, ये क्या आपका उत्तक द्रव है। अब क्या होगा कि इसमें आपका बुचेरिया बैनक्रप्टाई इसमें आपका आएगा, इसमें वृद्धि करेगा। जब वृद्धि करेगा तो इसका लेयर थोड़ा बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसका लेयर बड़ा बड़ा होगा। और जब ज्यादा बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो बाहरी हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ निकलेगा तो यह फैल के कैसा हो जाएगा? देखिए, ये पैर पहले इतना मोटा था, अब फैल के इतना मोटा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे मोटा हो गया, और होगा ना जी मोटा, ऐसा मोटा दिखने लगा आपको। तो यह धीरे धीरे जो बाहर की तरफ मोटाई बढ़ती है वह ज्यादा बढ़ते जाती है, और बढ़ने की वजह से जो बाहरी जो चमड़ी है, बाहरी जो आपकी त्वचा है, वह त्वचा क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। पतली हो जाने की वजह से इस पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। क्या पड़ना शुरू हो जाती है? झुर्रियां, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये ज्यादा पुराना हो जाता है तो बाहरी आपकी जो परत है वो सूखने लगता है, और जब ज्यादा सूखेगी यानी कि सूख जाएगी तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि कहीं कहीं से वो फटना शुरू हो जाएगा। यह जो आपकी त्वचा है, त्वचा बाहरी रूप से फटना शुरू होगा। अब बाहरी रूप से जब त्वचा फटेगी तो फटने के बाद क्या होगा भाई? आपके पैरों में घाव शुरू होगा, और वह जो घाव उत्पन्न होगा वह घाव आपका सही नहीं होगा, घाव सही नहीं हो पाएगा। अब जब घाव सही नहीं होगा तो वह घाव ही आपके बॉडी के अंदर वह कैंसर या खतरनाक बीमारी का द्योतक होगा, जिनसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो आपका फैलेरिया अर्थात हाथी पांव है, आपके लिए एक तरह से जानलेवा बीमारी है, और ये बॉडी के अंदर एक बार हो जाए तो फिर समझिए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दरअसल ये होता कैसे है, फैलता कैसे है? तो दरअसल क्या होता है कि हमें साफ सफाई की कमी या फिर आपका आसपास में मच्छरों की अधिकता की वजह से होती है। साफ सफाई में कमी या फिर मच्छरों की अधिकता से होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये तो पता हो गया कि मच्छरों की अधिकता की वजह से होगी। साफ सफाई में अगर कमी हो गया तो साफ सफाई में कमी की वजह से होगी, ये रीजन तो हमें पता चल गया। अगर हमें रीजन का इसका पता चल गया तो अब हमें क्या करने की जरूरत है कि अब हमें जरूरत है कि अगर फैलेरिया रोग हो गया आपको तो करे क्या?
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको अनुभव हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और कंटिन्यू दवा का सेवन करना चाहिए, बिना छोड़े हुए, बिना गैप का कंटिन्यू दवा का सेवन करें। ये नियंत्रण का मात्र एक उपाय है, ठीक है। ये नियंत्रण का उपाय है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और जो दवा बताएंगे उसका कंटिन्यू सेवन कीजिए, ठीक है। इसकी कुछ दवाएं जो होती है, जो एस्केरेसिस में इस्तेमाल की जाती है, उसकी कुछ दवाएं इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, अर्थात दोनों में कुछ दवाएं जो होती है वह कॉमन होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तब हाथी पांव तो हो गया, और हाथी पांव होने के बाद हमने दवा भी कर लिया कि ये इस तरह की दवाई, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि अगर हाथी पांव हो गया तो जनरली चले फिरे तो देखिए किसी भी तरह का खरोच ना लगे, क्योंकि हल्का सा भी खरोच लगेगा, बाहर का पतला आपका लेयर हो गया, पतला हो गया है, थोड़ा सा भी खरोच लगेगा तो वहां पे घाव उत्पन्न होगा, और घाव अगर उत्पन्न हो गया एक बार तो समझिए वो आपके लिए जानलेवा ही साबित होगा, क्योंकि वो घाव सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट से वह काफी डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये रोग हो, अगर गलती से ये रोग हो जाए तो हमें ये करना है कि इनसे बच के रहना है। अगर हो ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं इसके लिए रोकथाम, ठीक है। तो इसके लिए रोकथाम आपको यही करना है, मेन चीज है कि आपको साफ सफाई के अलावा आसपास में पानी इकट्ठे नहीं होने देने हैं, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पहला काम। दूसरा नंबर, व्यक्तिगत रूप से सफाई रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि समय समय पर डीडीटी का छिड़काव कराइए आप, जिससे मच्छर भागेंगे, समय समय पर डीडीटी का छिड़काव कराइए, ठीक है। कोशिश करें कि मच्छरों से दूर रहे, मच्छरों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। अब ये कैसे करेंगे वो आप समझते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको अगर पहलुओं को अपनाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस हाथी पांव जैसे खतरनाक बीमारी का भी सामना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ओवरऑल देखा जाए तो हमें साफ सफाई पर ध्यान रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, अब ये अगर क्लियर हो गया तब हम लोग की बारी आती है किसके बारे में, एसटीडी के बारे में जानने की, अर्थात कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि उन रोगों के बारे में जो आपका सेक्स संबंधी रोग है, ठीक है, अर्थात कि लैंगिक संबंध की वजह से जो रोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आपको एसटीडी, अब जानना आपको क्या है एसटीडी के बारे में, अर्थात जिससे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज की अगर बात कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, किसी भी तरह लैंगिक संबंध की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। अब ये लैंगिक संबंध की वजह से होगी, लेकिन यह भी जो होती है सभी प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवों से अलग अलग रोग होता है, अलग अलग सूक्ष्म जीव के साथ अलग अलग रोग होता है। अब क्या है कि इसमें अगर देखिएगा आप शुरू से, तो ईस्ट में भी आपको रोग होते हैं, ईस्ट से भी ईस्ट जनित रोग है, बैक्टीरिया से भी अलग रोग होता है, और वायरस है तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे रोग होते हैं इसके में। तो कहने का मतलब है जितने भी आपके सूक्ष्म जीव है, वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जब भी लैंगिक संबंध की क्रिया होगी तो उस समय जिस रोगों का प्रवाह होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जब भी यह रोग का आपका स्थानांतरण होगा तो उसी रोग के स्थानांतरण को हम लोग क्या कहेंगे, एसटीडी या सेक्सुअल